Hello, dear students. I hope you all are fine. Now, I'm here with the geography next chapter natural vegetation and wildlife. So, let me try to understand this topic, what we have to be read in this chapter. So, firstly, we will try to understand the natural vegetation, and after that, we have learned about the types of natural vegetation, and also we have learned about the dependent wildlife on that particular vegetation system. So let me start नेचुरल वेजिटेशन. अगर हम अपने आसपास चारों तरफ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं. हमारे आसपास ग्रासेस दिखाई पड़ती हैं. कुछ ग्रासेस बहुत छोटी छोटी होती हैं, कुछ काफ़ी बड़ी बड़ी घासें दिखाई पड़ती हैं, कुछ हमको झाड़ी नुमा चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, कुछ फ्लावर प्लांट्स भी दिखाई पड़ते हैं. जो हम जैसे बागीचे में जाते हैं या हम किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर हमें फ्लावरिंग प्लांट्स, डेकोरेटिव प्लांट्स, ये सारी चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी वेजिटेशन के तौर पे ट्रीट की जाती हैं. जब इन वेजिटेशन को नेचुरली ग्रोन अप होती हैं, उनमें ह्यूमन बींग्स का कोई एफर्ट नहीं होता है, वो ह्यूमन बींग्स बिल्कुल भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता है, तो वह वेजिटेशन उस एरिया में पाई जाने वाली वह वेजिटेशन कम्युनिटी आपकी नेचुरल वेजिटेशन के तौर पे ट्रीट की जाती हैं. अगर हम बात करें अपनी कंट्री को तो हमारी कंट्री इस मामले में काफ़ी ज़्यादा रिच है, चाहे वह एनिमल्स के मामले में हो या आपकी प्लांट्स के मामले में हो. तो हमारे यहाँ वेजिटेशन, प्लांट्स, आपकी एनिमल्स के मामले में देखा जाए तो इंडिया एक बहुत ही बेहतर कंट्री है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स की एनिमल्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं. जैसे हमारी कंट्री में our country India is one of the 12 mega biodiversity country of the world. ये हमारी कंट्री 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज जो हमारी विश्व में पाई जा रही हैं उनमें से इंडिया हमारी एक कंट्री है. With about 47,000 plant species, India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. इंडिया में लगभग 47,000 प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं और इसी के साथ इंडिया पूरे वर्ल्ड में 10th पोजीशन पे आती है और एशिया में इसकी पोजीशन 4th रैंक पे आती है. There are about 15,000 flowering plants in India, which account for 6% in the world's total number of flowering plant. इंडिया में लगभग 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स दिखाई पड़ती हैं और ये पूरे वर्ल्ड में पाई जाने वाली फ्लावरिंग प्लांट का 6% आता है. इसके अलावा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं. The country has many non-flowering plants such as fern, algae and fungi. So हम कह सकते हैं कि फर्न, एल्गी एंड फंगी जैसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हमारी कंट्री में देखने को मिल जाते हैं. India also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters. इंडिया में लगभग 90,000 से के आसपास एनिमल स्पीसीज दिखाई पड़ती हैं. इसके अलावा फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर्स में फिश भी डिफरेंट वेराइटीज़ में अवेलेबल मिलती हैं. तो इस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ती है. अब अगला टॉपिक जो हमको देखना है दैट इज़ द नेचुरल वेजिटेशन. अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये चीज़ क्या है. नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time.
कि नेचुरल वेजिटेशन प्लांट की उस कम्युनिटी को डिफाइन करता है जो नेचुरली ग्रोन अप होती हैं, उनमें ह्यूमन का कोई एफर्ट नहीं होता है और वह लंबे समय तक ह्यूमन के द्वारा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं की जाती हैं। तो हम नेचुरल वेजिटेशन को कह सकते हैं कि एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी जो ह्यूमन एफर्ट्स के बिना नेचुरल तरीके से ग्रोन अप होती हैं और लंबे समय तक ह्यूमन के द्वारा बिल्कुल भी छुई नहीं जाती हैं, उनके द्वारा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं की जाती हैं, और इसे हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। So this is termed as a virgin vegetation. Thus, cultivated crops, fruits, earth from parts of vegetation, but not natural vegetation. कि जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स होती हैं, जो हम खेतों में ग्रोन अप करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, हम फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्चर्ड यानी हम बागीचे लगाते हैं, ये सभी वेजिटेशन के ही पार्ट हैं, लेकिन इन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं कह सकते हैं। अब अगली चीज़ जो हमें जानना है कि जो नेचुरल वेजिटेशन या जो वर्जिन वेजिटेशन होती हैं, ये दो टाइप्स की पाई जाती हैं। पहला टाइप होता है इनका इंडेमिक या जिसे हम इंडेगनस स्पीसीज कहते हैं, और दूसरा होता है एग्जॉटिक प्लांट्स। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जस्ट हमारी इंडिया है, तो इंडिया में जो प्योर तरीके से पूरी तरीके से जो इंडियन प्लांट्स पाई जाती हैं या जो वेजिटेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं, वे हमारी इंडेमिक या इंडेगनस स्पीसीज कहलाती हैं, और जो किसी अदर कंट्री से लाकर यहाँ पर ग्रो की जाती हैं, कल्टीवेटेड की जाती हैं या इनको उगाने की कोशिश की जाती है, ऐसे प्लांट्स को या ऐसे वेजिटेशन को एग्जॉटिक प्लांट्स कहा जाता है। सो आप देख सकते हैं कि डू यू नो में यही चीज़ डिफाइन की गई है कि द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज इंडेमिक और indigenous species, but those which have come from outside India are termed as exotic plants. अगली चीज़ जो देखना है, the term flora is used to denote plants of a particular region or period. Similarly, the species of animals are referred to as fauna. This huge diversity in flora and fauna kingdom is due to the following factors. अब चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि जो फ्लोरा एंड फौना दो टर्म्स इस पैराग्राफ में डिनोट किए गए हैं। फ्लोरा का मतलब क्या होता है और फौना क्या होता है, उसको हम समझते हैं। किसी भी रीजन में या किसी रीजन के में किसी पार्टिकुलर पीरियड में जो भी प्लांट्स वहाँ पाई जाती हैं, वही आपकी फ्लोरा कहलाती हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जिस हमारी इंडिया का ये नॉर्थ पार्ट है, तो इस नॉर्थ पार्ट में या स्पेशली इस यूपी में जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं या इसके समर टाइमिंग में जो भी प्लांट्स पाए जाएंगे या इसके विंटर में जो प्लांट्स पाए जाते हैं या जो आपके रेनी सीजन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, वे सारे स्पीसीज या पाए जाने वाले सारे के सारे वेजिटेशन प्लांट्स आपकी फ्लोरा कहलाती हैं। सेम वे में किसी एरिया में पाई जाने वाली जो एनिमल स्पीसीज होती हैं, उन्हें हम फौना कहते हैं। तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि इंडिया में जो फ्लोरा और फौना है, इनमें बहुत बड़े पैमाने पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो आखिर इन नेचुरल वेजिटेशंस को या फ्लोरा एंड फौना किंगडम को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? तो अगर हम इस बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको प्रभावित करती हैं। तो इनमें जैसे आपका रिलीफ सिस्टम होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी एरिया की नेचुरल वेजिटेशन को प्रभावित करती हैं। तो हम देखते हैं रिलीफ सिस्टम को। रिलीफ सिस्टम का मतलब होता है किसी एरिया का जो लैंड मास है
और वहाँ का जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है, ये चीज़ें आपकी रिलीफ सिस्टम में देखने को मिलती हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये रिलीफ और जो सॉइल फैक्टर है, ये किस तरीके से आपकी किसी एरिया में पाई जाने वाली वेजिटेशन को प्रभावित करती हैं। लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, कि जो लैंड मासेस होती हैं ये नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। अब जस्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन एरिया और इन ड्राई एंड वेट रीजन्स, कि क्या हम माउंटेन एरिया में, प्लेट्यूस में और प्लेन एरिया में, या ऐसी एरिया जो काफ़ी ड्राई रहती है जहाँ पे बारिश नहीं होती है, कुछ ऐसी एरियाज जो हमारी वेटेड रीजन होती है जहाँ पे अच्छी खासी ऑल टाइम वहाँ पे बारिश पाई जाती हो, तो क्या ऐसी एरियाज में सेम टाइप या एक जैसी वेजिटेशन अवेलेबल हो पाएंगे? तो हम कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। कि माउंटेन में अलग ही टाइप की वेजिटेशन दिखाई पड़ेंगी, प्लेट्यू एरिया में उन वेजिटेशन का स्ट्रक्चर अलग होगा, प्लेन एरियाज़ में काफ़ी डिफरेंस होती हैं, ड्राई एंड वेट रीजन्स में भी बहुत डिफरेंट दिखाई पड़ती हैं। जैसे अगर हम वेट रीजन की बात करें तो वहाँ पे ऑल टाइम ग्रीनिश पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, जबकि ड्राई में बिना पत्तियों वाले पौधे दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसा लैंड मासेस होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी वेजिटेशन भी वहाँ की डिफाइन होती हैं। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। अब यहाँ भी ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। तो आप सबको पता है कि जो प्लेन एरिया होती हैं, स्पेशली जो हमारी रिवर्स के द्वारा बनाई गई प्लेन एरिया होती हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही बेहतर पाई जाती हैं। द undulating and rough terrains are areas where grassland and woodlands developed and give shelter to a variety of wildlife। और जो टेरेन्स होती हैं, टेरेन्स का मतलब जो ढाल वाली एरिया होती हैं, यहाँ सिंपल वे में आप कह सकते हैं जो प्लेट्यूस की एरिया होती हैं, जो चढ़ान वाली एरिया होती है, या हमारा जो माउंटेनियस एरिया होती हैं, इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा ग्रास लैंड दिखाई पड़ती हैं, वुडलैंड्स दिखाई पड़ती हैं, और यहाँ से हमको इन्हीं चीज़ों को सबसे बेहतर दिखाई पड़ती हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स की वाइल्ड लाइफ को शेल्टर प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से जो लैंड मासेस होती हैं वे अलग अलग टाइप की होती हैं। वहाँ पर ये डिफाइन होता है कि कहाँ पे डेंस होंगी, कहाँ पे कम होंगी, और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो एनिमल स्पीसीज होती हैं वह भी हमारी डिफाइन होती हैं उन एरियाज़ में। अगली चीज़ है सॉइल। तो सॉइल को देखते हैं कि सॉइल कैसे इफेक्ट करती है। द सॉइल्स आल्सो वरी ओवर स्पेस। अगर हम इंडिया को ऑब्जर्व करें तो हमारे इंडिया में सॉइल्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप्स की मिलती हैं। कहीं पर हमको एलुवियल मिलती हैं, कहीं पे डेजर्ट टाइप की मिलती हैं, कहीं पे लेटराइट मिलती हैं। तो अलग अलग वेराइटीज़ में सॉइल अवेलेबल होती हैं, और अलग अलग टाइप्स की सॉइल्स अलग अलग वेजिटेशन को सपोर्ट करती हैं। द सॉइल्स आल्सो वेरी ओवर स्पेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स provide basis for different types of vegetation. The sandy soils of deserts support cactus and thorny bushes। कि जो सैंडी सॉइल्स होती हैं जो स्पेशली डेजर्ट्स में पाई जाती हैं, ऐसी सॉइल्स कैक्टस और थॉर्नी बुशेस यानी जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, कैक्टस जैसी पेड़ पौधों को ये ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। वाइल वेट मार्शी डेल्टाइक सॉइल्स, वेट यानी यहाँ पे ऑल टाइम भीगी भीगी पाई जाती हैं, मार्शी यानी कीचड़ से भरी हुई एरियाज़, डेल्टाइक एरियाज़ नदियों के मुहाने वाली एरियाज़। यहाँ पर जो इस टाइप की जो सॉइल्स होती हैं ये मैंग्रोव और डेल्टाइक वेजिटेशन को सपोर्ट करती हैं। द हिल स्लॉप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कोनिकल ट्रीज। और जो हिली स्लॉप्स होती हैं
वे अधिकांशतः कोनिकल ट्रीज को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा है। सो नेक्स्ट डे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द climatic factor which influence the natural vegetation in a particular area. Thanks to all.